Hi guys, this is Sam. I'm doing my first class for Asai Foundation, so big shout out to them. और आज मेरा पहला टॉपिक है और पहला क्लास भी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और ये ग्रुप 1 के लिए है। सो जो लोग ग्रुप 1 में इंक्लूडेड है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। वो है मोनिका, स्नेहा, जायद, जेबा, खुशबू, रवि, जतिन, गीता, कांचन और लोकेश। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनबी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी में 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनबी ने अपने साम्राज्य को पश्चिम पंजाब तक ही बढ़ा सका, परंतु वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित ना कर सके। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करना आरंभ किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गोरी एक सुन्नी मुसलमान था, जिसने अपने साम्राज्य के पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से लेकर 1526 तक बताया गया है। 1206 में गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। अब आते हैं ममलूक या गुलाम वंश पर। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने का कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में करी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसके सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों के हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, के सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद केकुबाद ने सत्ता संभाली।
उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया गया। गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली और बस गए। अब आते हैं खिलजी वंश पे, जो कि 1290 से लेके 1320 तक थी। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन फैमुर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसने केकुबाद को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारों पर हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जुना खान ने कर दी। जुना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ करा जागीर के सूबेदार के रूप में, जहां से उसने मालवा और देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाया। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ के अपने राज्यों में शामिल कर लिया। उसके इस जीत का जश्न थोड़े समय तक रहा, क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिम सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगलों लूटमार के पश्चात वापस लौट गए और छापे मारने भी बंद कर दिए। मंगलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्र किया। उसके सेनापतियों ने लूट के सामान एकत्र किया और उस पर घनिमा युद्ध की लूट पर कर चुकाया, जिसने खिलजी साम्राज्य का मजबूती मिली। इन लूटों में उसे वरंगल की लूट में अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। स्थानीय अधिकारी द्वारा एकत्र करे पर दलाली के खत्म किया। उसने अधिकारियों, कावियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादों और माल की कीमतों के निर्धारण के लिए एक योजना भी पेश की। कौन सा माल बेचना, कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसने सहाना ए मंडी नाम के कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया गया था और उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे, उन्हें मांस काटने जैसे कड़ी सजा मिलती थी। फैसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके कारण अकाल के समय उसके सैनिकों की रसद में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्यों को लोगों पर क्रूरता करने के लिए भी मशहूर था। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कह दिया है। अलाउद्दीन के यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता था, तो वो उस व्यक्ति के पूरे परिवार सहित मार डालता था। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास एक दिन में 15,000 से 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात 1316 में
उसके सेनापति मलिक कफूर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद इस्लाम स्वीकार किया था, ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसे अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मलिक कफूर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीने में समाप्त हो गया जब गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, ने उसको 1320 ईस्वी में हत्या और गद्दी पर बैठा और इस तरह खिलजी वंश का अंत, तुगलक वंश का आरंभ हुआ। अब आते हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक, जिसने अपने को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया, वो मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जिसके पिता तुर्क और मां हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली के समीप एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों जैसे विंसेंट स्मिथ के अनुसार वो अपने पुत्र जुना खान द्वारा मारा गया, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जुना खान ने स्वयं को मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में पेश किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल रहा, जिसने लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसे कुरान की कुरान, फिक्र, कविताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यापक जानकारियां थी। वो अपने नाते रिश्तेदारों, वजीरों पर हमेशा संदेह करता था, अपने हर शत्रु को गंभीरता से लेता था और तथा कई ऐसे निर्णय लिए जिसने आर्थिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गया। उदाहरण के लिए उसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्कों के ढलवाने का आदेश दिया। ये निर्णय असफल साबित हुआ क्योंकि लोगों ने अपने घरों में जाली सिक्के की ढलाना शुरू कर दिया और उससे अपना जजिया कर चुकाने लगे। एक अन्य निर्णय के तहत उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था तथा दिल्ली के लोगों को दौलताबाद स्थानांतरित होने के लिए जबरन दबाव डाला। जो स्थानांतरित हुए उनकी मार्ग में ही मृत्यु हो गई। राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय गलत साबित हुआ क्योंकि दौलताबाद एक शुल्क स्थान था, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध था। राजधानी को फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के इस आदेश के कारण बड़ी संख्या में आए दिल्ली के मुसलमान दिल्ली वापस नहीं लौटे। मुस्लिमों के दिल्ली छोड़कर दक्कन जाने के कारण भारत के मध्य और दक्षिण भागों में मुस्लिम जनसंख्या काफी बढ़ गई। मोहम्मद बिन तुगलक इस फैसलों के कारण दक्कन क्षेत्र में कई हिंदू और जैन मंदिर तोड़ दिए गए या उन्हें अपवित्र कर दिया गया। उदाहरण के लिए सयोभी शिव मंदिर तथा हजार खम्मा मंदिर। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 ईस्वी से विद्रोह प्रारंभ हो गया। यह लगातार जारी रहे, जिसका कारण उसके सल्तनत का भौगोलिक क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत द्वारा होने वाले आक्रमण का मजबूती से प्रतिकार करने लगा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अपनी सेनाओं को हिमालय पर्वत से गुजरने का आदेश दिया। इस यात्रा में कुछ ही सैनिक जीवित बच पाए। जीवित बचकर लौटने वाले असफल होकर लौटे। उसके राज्य में 1329 से 1332 के दौरान उसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए जाने का निर्णय के कारण
राजस्व को भारी क्षति हुई। उसने इस क्षति को पूर्ण करने के लिए करों में भारी वृद्धि की। 1338 में उसके अपने भतीजे ने मालवा में बगावत कर दी, जिस पर उसने हमला किया और उसकी खाल उतार दी। 1339 से पूर्वी भागों में मुस्लिम सूबेदारों ने और दक्षिण भागों से हिंदू राजाओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के पास इन बगावतों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे, जिससे उसका साम्राज्य सिकुड़ता गया। इतिहासकार वुल्फोर्ड ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत को सर्वाधिक अकाल झेलने पड़े। जब उसने ताम्र धातुओं को सिक्कों का परीक्षण किया, 1347 में बहमनी साम्राज्य सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और सल्तनत के मुकाबले दक्षिण एशिया में एक नया मुस्लिम साम्राज्य बन गया। इस सुन्नी सुल्तान ये भी लिखा है कि वो सुन्नी समुदाय का धर्मांतरण के सहन नहीं करता था, ना ही उसे वो प्रयास सहन थे जिसमें हिंदू अपने ध्वस्त मंदिर को पुनः बनाए। उसने लिखा है कि दंड के तौर पर बहुत से सिया, मेहदी और हिंदुओं के मृत्युदंड सुनाया। अपने संस्मरण में उसने अपनी उपलब्धि के रूप में लिखा है कि उसने बहुत से हिंदुओं को सुन्नी इस्लाम धर्म में दीक्षित किया और उन्हें वो अन्य करों से मुक्ति प्रदान की। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया उनका उसने भव्य स्वागत किया। उसके साथ ही उसने सभी तीनों स्तरों पर करों व जजिया के बढ़ाकर अपने पूर्ववर्तियों का उस फैसले पर रोक लगा दिया जिन्होंने हिंदू ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्ति दे दी थी। उसने व्यापक स्तर पर अपने अमीरों व गुलामों की भर्ती की। फिरोज शाह के राज के यातना में कमी तथा समाज की कुछ वर्गों के साथ किए जा रहे पक्षपात के खत्म करने के रूप में देखा गया, परंतु समाज के कुछ वर्गों के प्रति असहिष्णुता और उत्पीड़न में बढ़ोतरी भी हुई। फिरोज शाह के मृत्यु ने अराजकता और विघटन के जन्म दिया। इस राज के दो अंतिम शासक थे। दोनों ने अपने सुल्तान घोषित किया और 1394 से 1397 तक शासन किया, जिनमें से एक महमूद तुगलक था जो कि फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र था। उसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा नुसरत शाह था जो कि फिरोज शाह तुगलक का ही रिश्तेदार था, ने फिरोजाबाद पर शासन किया। दोनों संबंधियों के बीच युद्ध तब तक चलता रहा जब तक तैमूर लंग का 1398 में भारत पर आक्रमण नहीं हुआ। तैमूर, जिसे पश्चिम साहित्य में तैम्बुरलेन भी कहा जाता है, समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। उसे दिल्ली में सुल्तानों के बीच चल रही जंग के बारे में जानकारी थी, इसीलिए उसने एक सुनियोजित ढंग से दिल्ली के ऊपर कूच किया। उसके कूच के दौरान 1 लाख से 2 लाख के बीच हिंदू मारे गए। तैमूर का भारत पर शासन करने का उद्देश्य नहीं था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। 5 दिन तक उसकी सेना ने भयंकर नरसंहार किया। इस दौरान उसने भारी मात्रा में संपत्ति, गुलाम और औरतों को एकत्रित किया और समरकंद वापस लौट गया। पूरे दिल्ली सल्तनत में अराजकता और महामारी फैल गई। सुल्तान महमूद तुगलक तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात भाग गया। आक्रमण के बाद वह फिर से वापस आया, तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ और कई गुटों के हाथों की कठपुतली बना रहा। सैयद वंश। अब जानते हैं सैयद वंश के बारे में। शासनकाल 14 से 1451 तक।
सैयद वंश एक तुर्की राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तमरुद पर आक्रमण और लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों में छोड़ दिया था और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनीमरी शिम्मेल राजवंश के पहले शासक को खज्र खाने के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तिमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खां था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के खो राज्यों को फिर से हासिल करने की कोशिश की। सैयद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। शामिल के अनुसार इस्लाम का पहले प्रमुख सुन्नी संप्रदाय पतला था। शिया गुलाब जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों और इस्लामी संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश का 1451 में लोदी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। अब आते हैं लोदी वंश पे। शासनकाल 1451 से 1526 तक। लोदी वंश अफगान लोदी जनजाति का था। बहलूल खान लोदी ने लोदी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पसनूद था। बहलूल लोदी ने अपना शासन शुरू किया कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जैनपुर सल्तनत पर हमला करके, और एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी का क्षेत्र वापस दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में था। बहलूल लोदी की मृत्यु के बाद उनके बेटे निजाम खान ने सत्ता संभाली, खुद को सिकंदर लोदी के रूप में पुनर्नामित किया और 1498 से 1517 तक शासन किया। राजवंश को बेहतर ज्ञात शासकों में से एक सिकंदर लोदी ने अपने भाई बरबक शाह के जौनपुर से निष्कासित कर दिया। अपने बेटे जलाल खान को शासक के रूप में स्थापित किया। फिर पूर्व में बिहार पर दावा करने के लिए चलाया। बिहार के मुस्लिम गवर्नर्स ने श्रद्धांजलि और करों का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र संचालित सिकंदर लोदी ने मंदिरों का विनाश करने का अभियान चलाया। विशेषकर मथुरा के आसपास उन्होंने अपनी राजधानी और अदालत को दिल्ली से आगरा तक ले जाया। एक प्राचीन हिंदू शहर जिसे लुप्त और दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत के दौरान हमला किया गया था। इस प्रकार सिकंदर ने अपने शासन के दौरान आगरा में भारत इस्लामी वास्तुकला के साथ इमारतों की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद आगरा का विकास मुगल साम्राज्य के दौरान जारी रहा। सिकंदर लोदी के मृत्यु 1517 में एक प्राकृतिक मौत हुई और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोदी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम को अफगान और फारसी प्रतिष्ठित या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था और अमीरों और प्रमुखों का समर्थन किया था। इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे और जलाल खान की मृत्यु के बाद पंजाब के राज्यपाल दौलत खान लोदी मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य से
इसे जगा दी। ये था दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि भारतीय इतिहास की मूल दुआ के तौर पे जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप यू एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।